नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वेंकटेश मुर्की है और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में सुना है? वह दशकों से अपने देश की राजनीति में एक केंद्रीय फिगुरा रही है, लेकिन बांग्लादेश के बाहर कई लोग उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। खैर, शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को तुगीपारा, पूर्व पाकिस्तान में हुआ था। अब बांग्लादेश में वह एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। हसीना का प्रारंभिक जीवन राजनीतिक उथल-पुथल और व्यक्तिगत त्रासदी से भरा हुआ था। 1975 में उनके पिता और उनके अधिकांश परिवार के सदस्य एक सैन्य दल में हत्या कर दिए गए। हसीना और उनकी बहन उस समय विदेश में थीं, जिससे उनकी जान बच गई। इस घटना का शेख हसीना पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने उनके राजनीतिक करियर को आकार दिया। निर्वासन के वर्षों के बाद शेख हसीना बांग्लादेश लौट आईं। 1981 में वह अपने पिता की राजनीतिक पार्टी आवामी लीग की अध्यक्ष बनी। प्रधानमंत्री बनने की उनकी यात्रा सरल नहीं थी। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें गिरफ्तारी और हत्या के प्रयास शामिल थे। 1986 में शेख हसीना आखिरकार पहली बार प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने 2001 तक सेवा की, जब उनकी पार्टी चुनाव हार गई। हसीना 2009 में सत्ता में वापस आईं और तब से प्रधानमंत्री के पद पर बनी हुई हैं। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा है। देश का जीडीपी बढ़ा है और गरीबी दर में कमी आई है। हसीना को रोहिंग्या शरणार्थी संकट के प्रबंधन के लिए भी सराहा गया है। बांग्लादेश ने म्यांमार में उत्पीड़न से भाग रहे सैकड़ों हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों को आश्रय दिया है। हालांकि शेख हसीना का शासन विवादों से रहित नहीं रहा है। आलोचक उन पर बढ़ती तानाशाही का आरोप लगाते हैं। ब्रिटिश स्वतंत्रता और विपक्ष के दमन के बारे में चिंताएं उठी हैं। समझदार मानवाधिकार संगठनों ने शेख हसीना या उनकी सरकार की न्याय से बाहर हत्या के लिए आलोचना की है। 2018 का चुनाव, जिसमें हसीना की पार्टी ने भूमि पक्ष पर अधिकार किया। ठीक है, हसीना की विदेश नीति भी बहस का विषय रही है। उन्होंने भारत के साथ निकट संबंध बनाए रखा है, जिसे कुछ लोग क्षेत्रीय स्थिरता के लिए लाभकारी मानते हैं। अन्य लोग तर्क करते हैं कि यह संबंध बांग्लादेशियों की स्वतंत्रता की कीमत पर आता है। उनकी सरकार के चीन के साथ संबंधों की भी जांच की गई है। बांग्लादेश ने महत्वपूर्ण चीनी निवेश प्राप्त किया है, लेकिन कुछ लोग दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। शेख हसीना का व्यक्तिगत जीवन विजय और त्रासदी दोनों से चिह्नित रहा है। उनका बेटा सजीब वाजिद को उनके आईसीटी मामलों का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अपने परिवार के सदस्यों की हत्या के बावजूद शेख हसीना ने अपने राजनीतिक करियर में लचीलापन दिखाया है। शेख हसीना की विरासत जटिल है और अभी भी विकसित हो रही है। उन्हें बांग्लादेश के आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देने का श्रेय दिया जाता है। देश को पहले एक बास्केट केस के रूप में जाना जाता था। अब यह दक्षिण एशिया में एक उभरते आर्थिक सितारे के रूप में उभरा है। हालांकि उनके शासन के तहत लोकतंत्र और मानवाधिकारों के बारे में सवाल बने हुए हैं। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देखते हैं, जो बांग्लादेश को प्रगति की ओर मार्गदर्शन कर रही है। उनके आलोचकों का तर्क है कि यह प्रगति लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की कीमत पर आती है। अब हम बांग्लादेश के गंभीर राजनीतिक संकट पर चर्चा करते हैं। देश व्यापक विरोध और हिंसा का सामना कर रहा है। ये घटनाएं 7 जनवरी 2024 को होने वाले आगामी आम चुनाव से जुड़ी हुई हैं। शासन पार्टी आवामी लीग का नेतृत्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कर रही हैं।
वह 2009 से सत्ता में हैं, जिससे वह बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली नेताओं में से एक बन गई हैं। दूसरी ओर हमारे पास मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बीएनपी है। बीएनपी अन्य विपक्षी समूहों के साथ मिलकर शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वे उसे इस्तीफा देने के लिए क्यों बुला रहे हैं? वे आगामी चुनावों की देखरेख के लिए एक तटस्थ देखरेख सरकार चाहते हैं। विपक्ष को डर है कि शेख हसीना के नेतृत्व में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे। यह मांग पिछले चुनावों और वोटों में धांधली के आरोपों के बारे में चिंताओं से उत्पन्न होती है। अब चलिए प्रदर्शनों के बारे में बात करते हैं। ये अक्टूबर के अंत में शुरू हुए और तब से तेजी से बढ़ गए हैं। बीएनपी और इसके सहयोगियों ने देशव्यापी हड़ताल और अवरोधों का आयोजन किया है। इन कार्रवाइयों ने देश के परिवहन और अर्थव्यवस्था के अधिकांश हिस्से को प्रभावी रूप से लकवाग्रस्त कर दिया है। लेकिन यहाँ पर स्थिति चिंताजनक हो जाती है। प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें और घायल हुए हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार हाल के हफ्तों में कम से कम 300 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में कई और लोग घायल हुए हैं। सरकार की इस विरोध पर प्रतिक्रिया कठोर रही है। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, रबर की गोलियां और कुछ मामलों में जीवित गोला बारूद का उपयोग किया है। हजारों विपक्षी समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें प्रमुख बीएनपी नेता शामिल हैं। एक विशेष रूप से चिंताजनक घटना 28 अक्टूबर को हुई। ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, में बीएनपी द्वारा आयोजित एक रैली अराजकता में बदल गई। एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई और बीएनपी मुख्यालय पर छापा मारा गया। इस घटना ने चल रहे संकट में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया। तो यह चुनाव इतना हिंसक और संघर्षपूर्ण क्यों है? खैर, बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा और विवादित चुनावों का इतिहास है। देश ने 1971 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से लोकतांत्रिक संक्रमणों के साथ संघर्ष किया है। दोनों प्रमुख पार्टियों पर आरोप लगाया गया है कि वे सत्ता में रहते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ती जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। उन्होंने दोनों पक्षों से हिंसा से बचने और संवाद में शामिल होने की अपील की है। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसमें कोई भी पक्ष पीछे हटने का संकेत नहीं दिखा रहा है। आइए इस संकट को बढ़ावा देने वाले कुछ प्रमुख मुद्दों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले चुनाव की विश्वसनीयता का मामला है। विपक्ष का दावा है कि वर्तमान सरकार के तहत चुनावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे 2018 के चुनाव की ओर इशारा करते हैं, जो आरोपों और अनियमितताओं से प्रभावित था। दूसरा, राजनीतिक दमन का मुद्दा है। मानवाधिकार संगठनों ने सरकार पर असहमति को दबाने का आरोप लगाया है। कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तारी और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसने एक ऐसा वातावरण बना दिया है जहां खुली राजनीतिक चर्चा सीमित है। तीसरा, हमारे पास आर्थिक चिंताएं हैं। बांग्लादेश ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा है। हालांकि महंगाई और बढ़ती जीवन लागत ने कई नागरिकों को बहुत कठिनाई में डाल दिया है। यह आर्थिक दबाव राजनीतिक आग में घी डालने का काम कर रहा है। चौथा, सेना की एक भूमिका है। बांग्लादेश में राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप का इतिहास है, जबकि सेना इस वर्तमान संकट से बाहर रही है। लेकिन इसकी संभावित भागीदारी कई लोगों को चिंतित करती है। तो अगला क्या होने की संभावना है? स्थिति तरल और अप्रत्याशित बनी हुई है। यदि चुनाव 7 जनवरी को योजना के अनुसार होते हैं, तो इसे विपक्ष द्वारा बहिष्कृत किया जा सकता है। यह आगे की अशांति का कारण बन सकता है और राजनीतिक संकट को
और गहरा कर सकता है। विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार ने अब तक इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया है। वे तर्क करते हैं कि यह बांग्लादेशियों के लिए एक आंतरिक मामला है जिसे उन्हें हल करना चाहिए। इस संकट की मानव लागत को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक चालबाजियों के परे सामान्य बांग्लादेशी पीड़ित हैं। हिंसा, आर्थिक विघटन और भय का माहौल दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। कई लोग बीच में फंसे हुए हैं जो केवल शांति और स्थिरता चाहते हैं। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, आइए मुख्य बिंदुओं का पुनरावलोकन करें। बांग्लादेश जनवरी के चुनावों के मद्देनजर एक गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें और गिरफ्तारियां हुई हैं। विपक्ष एक देखरेख सरकार की मांग कर रहा है, जिसे सत्तारूढ़ पार्टी अस्वीकार कर रही है। अफवाहों के विपरीत प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निकटता से देख रहा है, शांतिपूर्ण संवाद की मांग कर रहा है। जैसे जैसे यह स्थिति विकसित होती है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। याद रखें, इस तरह की जटिल राजनीतिक स्थितियों का समाधान कभी सरल नहीं होता। जानकारी में रहना और मुद्दे को कई दृष्टिकोणों से देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आप बांग्लादेश की इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वैश्विक घटनाओं का और गहरा विश्लेषण देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।